चिप्स लेकर और मूवी लगाकर अपने सोफे पर लेटी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। क्या बकवास है यार, अपने ही घर में चैन की सांस नहीं लेने मिलती। आधी रात को यहाँ कोई क्यों आया है? मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी कि अचानक रुक गई। आधी रात को वैसे कोई क्यों आया है? हेलो, कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तुम चोर हो क्या? डूड, आज ही अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले गई थी तो मैं कंगाल हूँ। सामने वाले बंगले को लूट कर देखो। फिर से कोई जवाब नहीं, पर दरवाजे पर मुझे किसी की परछाई दिख रही थी। कोई एलियन हो क्या जो गलती से धरती पर आ गया है? जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, हम सबके लिए देर हो चुकी है। अब भी कोई जवाब नहीं, पर शायद वो हंस रहा था। देखो, अभी मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो पहले ही बता दे रही हूँ, हथियार लेकर आ रही हूँ और तुम्हें मारने से कतराऊंगी नहीं। मैंने दरवाजा खोला और पीछे हटी। लग रहा था हमला हो जाएगा, पर जब रोशनी गिरी उस अजीब से हैट के नीचे चेहरे पर, तो मुझे वो दिखा जिससे मिलने की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। माइलो, ना फोन किया ना टेक्स्ट किया 20 साल तक, और अब आधी रात को मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हो। कोई मर गया है क्या? हाँ, बहुत टाइम हो गया ना। अच्छा, बात ये है कि दुनिया के हजारों लोग जल्दी मर जाएंगे अगर हमने टाइम में वापस जाकर तुम्हारी हाई स्कूल की एक गलती को नहीं सुधारा। मैं अंदर आ जाऊं? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि शायद ये सपना हो और मैं तुरंत उठ जाऊं, क्योंकि इस चीज का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। हाँ, ऐसी किस्मत कहाँ। हाय, मैं हूँ जेनिफर, माई स्टोरी एनिमेटेड की सबसे पुरानी MC। बाय द वे मिस्टर डायरेक्टर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सेट के सारे लोग आकर मुझसे बोल रहे हैं आप बड़ी अच्छी लगती हैं अपनी उम्र के हिसाब से। ऐसा उसे बोलते हैं जो 60 साल का हो। मैं तो बस 35 साल की हूँ। सॉरी, लगता है अपने बच्चों की कोई बीमारी हो गई है मुझे। शैतान बच्चे हैं। एनीवे, मैं तुम लोगों की माँ की उम्र की हूँ तो मेरी थोड़ी इज्जत करो और चुपचाप बैठकर मेरी कहानी सुनो। ये होने वाली है मस्त। ओके, ऐसे अब कोई बात नहीं करता। व्हाटएवर। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। पहले मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताती हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं पैदा हुई 27 दिसंबर 1983 में। गोलू मोलू बच्ची थी मैं, 10 पाउंड और 8 आउंसेस की। मैं इकलौती बच्ची थी तो मेरे प्यारे माँ बाप ने मेरा पूरा बचपन डॉक्यूमेंट करके रखा था। क्यूट क्यूट, ये भी क्यूट। फिर याइक्स, जवानी चढ़ी और फिर मैं हुई बदसूरत। यू सब था मेरे पास, ब्रेसेस, यूनिब्राउ, बच्चों वाला फैट जो जा ही नहीं रहा था। मुझे लगा था मैं हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मैंने मेहनत करी स्मार्ट और फनी बनने में। लेकिन फिर बूम, मैं 16 साल की हुई और एक लड़के पर बड़ा सा क्रश हुआ। वजन कम किया, ब्रेसेस निकाले और लोग मुझे वो कहने लगे जो मुझे लगा नहीं था कभी कहेंगे, सुंदर। मैं बनी क्लास वाले डिक्टोरियन। सबको लगा मैं बहुत आगे जाऊंगी और मैं फुटबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड भी थी। एलेक्स तो सपनों का राजकुमार था। एक बार उसे खेलते हुए देखा ना तो यकीन हो जाएगा कि ये लड़का स्टार बनेगा। यूनिवर्सिटी में हमने डेट किया और ग्रेजुएशन के बाद हमने शादी कर ली। एलेक्स का करियर अच्छा चल रहा था, मैं PhD करने वाली थी, जिंदगी मस्त थी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक दिन गेम के दौरान एलेक्स के पैर में बहुत बुरी चोट आई और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि अब वो प्रोफेशनली कभी खेल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा धक्का था। हमारा बच्चा होने वाला था तो मुझे अपना PhD का प्रोग्राम छोड़कर हाई स्कूल के टीचर की नौकरी करनी पड़ी। एलेक्स डिप्रेशन में चला गया। महीनों लग गए उसे बिस्तर से उठने में, और जब वो उठा तो वो पहले से भी बुरा हो गया। हे, मुझे एक बढ़िया आइडिया है, हम रामन का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। पर हमें तो रामन बनाना आता ही नहीं है। मेरे दादा की चाची जापानी थी तो ये मेरे खून में होगा। वो नहीं था। 6 महीने के अंदर हमारा दिवालिया निकल गया। मैंने बकरियां खरीदी है बेब, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ। हाँ, नुकसान की बात करो तो या वो जरूर डबल हो गया। मैं गैराज में मशरूम उगा रहा हूँ, मैं गार्डन में एवोकाडो उगा रहा हूँ, मैं 70 साल के लोगों के लिए बने वीडियो गेम्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सपोर्टिव बनना चाहा। मैं जानती थी कि उसके सपनों का करियर तो खत्म हो चुका है, पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। हम अक्सर लड़ाई करने लगे और हम दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। 10 साल के बाद हमने सोचा अलग हो जाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी मेरी बच्ची स्टेला की माँ बनना। 5 साल के बाद वो खुशी बढ़ी उसके जुड़वा भाई डेविड और बेकम के आने से। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए मेरा जो प्यार था हमेशा रहेगा। साथ रहेंगे बिना नींद की रातें, गंदे कपड़े, सफाई, डॉक्टर के यहाँ जाना, वायरसेस, डायपर्स और गंदे कपड़े, सफाई, होमवर्क, नखरे, रोना और रोना, बाथरूम में जोर से रोना। हाँ जी, क्या आखिरी वाली मैं हूँ।
तुम मुझे आज सुबह क्यों बता रही हो कि तुम्हें पूरी क्लास के लिए आज कपकेक्स चाहिए? मैंने 1 महीने पहले फ्रिज पर नोट लिखा था। 1 हफ्ते पहले पूरे घर में स्टिकी नोट्स रखे और कल आपकी घड़ी में रिमाइंडर भी लगाया था। तुम्हारे भाइयों ने मेरी घड़ी न्यूटेला के जार में डाल दी। डेविड बेकम, अपने कपड़े क्यों उतारते रहते हो बार बार? तैयार होने का मतलब कपड़े पहनना होता है। मैं इकलौती लड़की होंगी जो क्लास पिकनिक के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं स्वीटी, रुको, देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है पीनट बटर और ये है कुकीज। नहीं, ये पुरानी है। ये पेड़ लेकर जाओगे? बढ़िया रहते हैं कॉन्स्टिपेशन में। मॉम, मैं टीचर को बोल दूंगी आप भूल गई, ऐसा होता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ टीचर्स कितना जज करती हैं। हम बेकरी से खरीद लेंगे। बच्चों, कसम से अगर तुमने भागना बंद नहीं किया ना तो मैं एल्फ से बोलूंगी कि वो सैंटा से बोले कि इस क्रिसमस तुम लोगों को कोई प्रेजेंट नहीं लाके देंगे। आप एल्फ को नहीं जानती। हाँ, आप झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलती। अब जाके तैयार हो वरना उस राक्षस को बुला दूंगी जो बच्चे खाता है। अरे मैडम, जरा अपने बच्चे को संभालोगी? एक ने मेरी कुकी चुरा ली। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं दूसरी खरीद देती हूँ। और एक कॉफी भी। दूसरे बच्चे ने अपनी गंदी उंगली इसमें डाल दी थी। अच्छा ठीक है, पर इतना गुस्सा मत करो, वो बस बच्चे हैं। गुस्सा तो मैं तुम पर कर रहा हूँ। बहुत ही बेकार माँ हो जो अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखा पाई। एक्सक्यूज मी, जरा दोबारा कहोगे ये बात मेरे मुंह पे? तुम्हें क्या लगा पहले मैंने ये बात तुम्हारे पिछवाड़े से कही थी? मुझसे पंगा लेना चाहते हो तुम? मॉम, प्लीज लड़ो मत। तुम पागल हो, मैं जा रहा हूँ। मुझे सुसु आई है, मुझे भी सुसु आई है। अरे मेरे भगवान, सूसू करने के लिए जूते उतारने की जरूरत नहीं है। जब हम बाथरूम से वापस आए तो मैं मुड़ी बेकरी की मालकिन की तरफ। आपके पास कितने कपकेक हैं अभी? 2 डजन। मैं सारे लूंगी प्लीज। मैं सारे कपकेक्स आपको नहीं बेच सकती। क्यों नहीं? अगर किसी और को भी कपकेक खरीदना हुआ तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि ये कपकेक एक इंसान खरीदे या 10? तुम्हें तो बस पैसा कमाना है ना? नहीं, मैं लोगों को खुश करना चाहती हूँ। तो जाकर पार्टी क्लाउन बन जाओ अपने फ्री टाइम में। पर अभी के लिए मुझे तुम ये सारे कपकेक्स बेच दो। मैं $10 एक्स्ट्रा दे दूंगी। नहीं, दो मुझे। मैं काउंटर के पीछे चली गई और उससे कपकेक लेने लगी, पर वो औरत तो मुझसे लड़ने लगी और चीखने लगी सिक्योरिटी के लिए। मैंने उसे धकेला, उसने मुझे धकेला और मैं उड़ते हुए टकराई एक बेकर से जो किचन से बाहर आ रहा था किसी का वेडिंग केक लेकर। वो पल तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सर से पांव तक केक से सनी हुई थी। वो औरत तो अब भी चीख रही थी और कैफे के सारे लोग, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी घबरा कर मुझे देख रहे थे। और दरवाजे पर खड़ा था एलेक्स, हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहा था और उसके साथ थी एक पतली सी लड़की जिसे देख के लगता था अभी मैगजीन से निकली है। मॉम, क्या तुम ठीक हो? हाँ स्वीटी, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं पहिए पर दौड़ने वाली हैमस्टर हूँ और वो पहिया घूमता रहता है, रुकता ही नहीं है, लेकिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारे 3 बच्चे हो चुके हैं और तुम काफी अच्छी माँ हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। लड़के बहुत प्यारे हैं लेकिन एकदम पागल हैं। और स्टेला इतनी स्मार्ट है, पर मैं रोज उसे निराश करती हूँ। उसे महीनों से पता था एलेक्स किसी को डेट कर रहा है, पर मुझे बुरा न लगे इसलिए उसने इसे राज ही रखा। ये 10 साल की बच्चे का काम नहीं है। तुम्हें कैसा लगता है कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड है? मैं जानती हूँ हमारी शादी बहुत पहले टूट चुकी थी, पर ये नहीं सोचा था कि वो मुझे इतनी जल्दी भूल जाएगा। समझती हो ना? समझती हूँ। तो हाँ, हमारा तलाक हो गया और बच्चों की शेयर्ड कस्टडी मिली। मैं एक तरह से दोस्त बन ही गई उस कैथी या केसी, पता नहीं उस गधी का क्या नाम था। जिंदगी चलती रही। अब एलेक्स की बारी थी कि रात भर बच्चों को वो अपने साथ रखे और मेरे पास खुद के लिए बड़े से प्लान्स थे, जिस पर बीच में किसी ने टांग अड़ा दी। तुम्हारे बाल सफेद हो गए। तुम भी तो मोटी हो गई। मुझे ताड़ रहे हो क्या? इतनी भी खुश मत हो, मैंने तो बस जो देखा वो बोल दिया। माइलो, मुझे बताओगे कि 12 साल से तुम कहाँ पर थे? अचानक शहर छोड़कर चले गए, मुझसे गुड बाय भी नहीं कहा। रुको, कौन सा दिन था वो? हाँ, मेरा शादी का दिन। और तुम बेस्ट मैन थे। मैंने बताया तो था कि अपनी रिसर्च को लेकर एक आइडिया आ गया था, और तुम जानती हो कि मुझे लोग, शादियाँ और खुशियाँ पसंद नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट किया था और उसके बाद से कभी मिले ही नहीं। अब क्यों मिलने आए हो मुझसे? क्योंकि हमें अतीत में जाना होगा। अच्छा बैठ जाओ, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सब समझाता हूँ। बोल के ही बता दो और ढंग से समझाना। ठीक है ठीक है। तो तुम्हें याद है हम क्या कर रहे थे 15 दिसंबर 2000 की रात को? कभी कभी नहाते हुए मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने शैम्पू किया है या नहीं। तो नहीं। तुम्हें ये याद है कि तुम हर चीज में टांग अड़ाती थी और तुम्हें लगा था कि हमारे शहर के अबैंडन्ड वेयरहाउस में कुछ तो अजीब चल रहा है, और आगे पता करने के लिए एक रात मुझे खींच कर ले गई थी। ओह हाँ, याद है मुझे वो। और मैं सही थी। वहाँ पे कुछ अजीब सा साइंस लैब था
पर एक हफ्ते बाद जब हम वापस गए तो गायब हो गया था। हाँ, तुमने जीरो वायरॉक्स वायरस के बारे में सुना है? मैंने न्यूज में कुछ केसेस के बारे में सुना था। जल्दी ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस वायरस को सरकार के कुछ लोगों ने उसी लैब में बनाया था, उससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए। क्या? हो ही नहीं सकता। तुम्हें याद है उस दिन जब हम लैब में थे तो काउंटर पर पड़ी कुछ चीजों से तुम्हारी टक्कर हुई थी? अच्छा। तुमने एक शीशी गिराई थी और उसका लिक्विड जहाँ मिला बीकर में पड़े किसी और लिक्विड से। वो वैक्सीन थी। तुम्हारी गलती की वजह से साइंटिस्ट्स को इसका गलत रिजल्ट मिला और उन्हें लगा कि इसकी वैक्सीन बनाना नामुमकिन है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया गया क्योंकि बहुत खतरनाक था ऐसा वायरस बनाना जिससे कोई बचाया ना जा सके। तो फिर तो मैंने अच्छा काम किया। तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन एक वायरस को मारा नहीं जा सकता। इतने सालों से वो एक सिक्योर फैसिलिटी में बंद था और मैं नहीं जानता कब और कैसे, पर वो बाहर आ चुका है और जंगल की आग की तरह फैल रहा है। तुम्हारी गलती की वजह से उसकी वैक्सीन कभी बनी ही नहीं। ओह माय गॉड, पर अब कोई उसे बना लेगा, है ना? समय लग जाएगा जैन, ये बहुत सीरियस है। हमें वापस जाकर इसे ठीक करना होगा। क्या मतलब वापस जाके? टाइम ट्रैवल की बात तो मैं बता चुका हूँ ना। हाँ, मुझे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में एक दरार मिली है और इससे मुझे रास्ता मिला पोर्टल में जाने का, जिससे मैं जब चाहूँ पास्ट में जा सकता हूँ। 20 सालों से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। ओह नहीं नहीं नहीं, जेनिफर प्लीज इस बुरे सपने से उठ जाओ। इतना बुरा है क्या मुझसे इतने समय के बाद मिलना? हाँ, क्योंकि तुमने जो भी कहा है ना तो वो अच्छा है और ना ही उसका कोई सेंस बनता है। और तुम इतना कैसे जानते हो इस वैक्सीन और वायरस के बारे में? टाइम ट्रैवल अभी तो बताया तुमको। पहले तुम काफी स्मार्ट हुआ करती थी जैन। तुम्हें सच में लगता है कि मैं विश्वास करूंगी कि तुम एक टाइम ट्रैवलर हो? अगर कोई ऐसा है जिस पर विश्वास करे तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा तो मैं जान गई वो मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर तुमने टाइम ट्रैवल किया है तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर दी? अरे मैंने कोशिश करी थी, पर मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ और किसी और से मदद नहीं मांग सकता। चलो हमें चलना होगा। आज रात मुझे आराम करना है माइलो, मुझे हीरो नहीं बनना है दुनिया बचाने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मूवी चालू करूँ और 5 मिनट में ही सो जाऊँ और सुबह पैनकेक खाऊं। और नहीं, मुझे 3 डजन पैनकेक नहीं बनाने पड़ेंगे या ठंडा पैनकेक नहीं खाना पड़ेगा। ताजा गरम पैनकेक सिर्फ मेरे लिए और कॉफी और शांति। मुझे ये करने दो प्लीज। जेन, तुम जिनसे प्यार करती हो वो भी खतरे में है। अपने बच्चों के लिए करो। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। काम कर रहे? हाँ ठीक है, कर रहा है काम। चलो वियर्डो। क्या तुम ऐसे चलोगी? हाँ, क्या खराबी है इसमें? अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। तुम्हारी जैकेट पर मस्टर्ड लगी है ये उल्टी। चुप करो। ये हैट पहन लो प्लीज। ये अजीब टोपी भी मिली। फिर माइलो ने एक क्यूब निकाला, जमीन पर रखा और उसमें से एक टेंट बन गया। हे, बच्चों के साथ कैंपिंग पे जाने के लिए मुझे भी ऐसा टेंट चाहिए। वो एस्ट्रल टेंट है, मेरी टाइम मशीन। अब बस 1 मिनट चाहिए अपनी डेस्टिनेशन सेट करने के लिए। माइलो के पीछे पीछे यहाँ तक आई थी क्योंकि जानना चाहती थी वो क्या कह रहा है, पर तब मेरी समझ आया माइलो तो सच में पागल था। दिमाग खराब हो गया था उसका। ओह बेचारे माइलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पर तुम्हें मदद चाहिए, प्रोफेशनल मदद। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम माइलो? नहीं, मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाओगी प्लीज। मैंने सुना है अब काफी अच्छी जगह खुल चुकी है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए और तुम्हें वहाँ मदद मिल जाएगी और मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, आई प्रॉमिस। क्या तुम पागल खाने के बारे में बात कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ। ऑफ कोर्स नहीं हो तुम स्वीटी, तुम खास हो। बस करो, अगर मैं तुम्हें पागल लगता हूँ तो तुम मेरे साथ चली क्यों आई? पता नहीं माइलो, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए चली आई क्योंकि मैं तुमसे मिलकर खुश थी, भले ही मैंने ऐसा दिखाया ना हो। और शायद एक पल के लिए मुझे लगा कि हे तुम तो जीनियस हो, तो शायद तुमने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया होगा। एक एडवेंचर हो जाएगा, मेरी बोरिंग लाइफ से एक ब्रेक मिलेगा। पर तुमने तो मैदान में एक टेंट खड़ा किया और मुझे ये स्टूपिड सी टोपी दे दी। और ये सब बहुत बेवकूफाना है। मैं घर जा रही हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई। मैं हैरान रह गई देख के कि टेंट जगमगा रहा था। तैयार होने पर वो ऐसी आवाज करता है। अब टोपी दोबारा पहनना चाहोगी? ओके देन। हम टेंट के बाहर खड़े थे और एक्साइटमेंट से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या ये सच में हो रहा था? हमारे अंदर जाने से पहले टाइम ट्रैवल के 3 रूल याद कर लो। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपने अतीत में कुछ भी नहीं बदलना।
हम नहीं जानते कि अगर अतीत में कुछ बदला गया तो उसका असर आज पर कैसा होगा। एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है जिससे काफी चीजें बदल जाएं और शायद बहुत बिगड़ भी जाएं। पर हम तो कुछ बदलने के लिए जा रहे हैं ना। हम पहले ही जानते हैं कि बिना उसके चीजें खराब है, तो हम रिस्क लेंगे, लेकिन और कुछ नहीं बदलना, समझी? हाँ। दूसरी बात, तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। किसी को नहीं बताना कि तुम कौन हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तीसरी बात, अच्छा ठीक है, शायद कोई तीसरी बात नहीं है। तो बस 2 रूल हैं टाइम ट्रैवल के। और अच्छा बता दूं, ट्रैवल करते वक्त हो सकता है कि तुम्हें उल्टी आए, सर दर्द हो, चक्कर आए, पेट दर्द हो, घबराहट हो, पसीना छूटे और पीठ में दर्द हो सकता है। ये तो 9 महीने की प्रेगनेंसी लगती है, कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, फिर तैयार हो? ये तो पागलपन है। हाँ हाँ ओके, मैं तैयार हूँ। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा है बाय द वे। आओ, 1 2 3 चलो। Oh my God, oh my God, oh my God, ये तो अमेजिंग था। मैं जिंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। मैं माइलो के पीछे पीछे टेंट से निकली तो मेरी सांसें ही थम गई। इस जगह को मैं जानती थी, ये हमारे हाई स्कूल के फुटबॉल का मैदान था। मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। शायद मैंने छोटी सी गलती कर दी है। छोटी गलती कितनी बड़ी होती है टाइम ट्रैवल में? जितना सोचा था उससे थोड़ा जल्दी आ गए, पर घबराओ मत, तुम अपने घर उसी समय पहुंचोगी जिस समय मैं आया था। हमें यहाँ बस 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। बस समय से घर वापस पहुँच जाऊँ। मेरा फोन कहाँ है? जेन, आईफोन 2007 तक रिलीज नहीं हुआ था, अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2000 की सर्दी में तुम्हारा स्वागत है। यार ये तो बहुत अजीब है और बहुत कूल भी। खुद से बहुत खुश होगे ना तुम? कौन है योगा? माइलो ने कहा कि हम उसके घर रुकेंगे जहाँ हमें कोई नोटिस ना करे, और इसका कारण मैं जानती थी। उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अडॉप्ट किया था जो उसे बहुत प्यार करता था, पर बिजनेस के काम से अक्सर वो घर पे होता नहीं था, तो काफी समय माइलो अपने बड़े से बंगले में अकेले ही रहता। हमने दीवार फांदी, गार्डन क्रॉस किया और आधी खुली खिड़की से अंदर आ गए। मुझे अब भी लग रहा था ये कितना ज्यादा अजीब है, जानी पहचानी जगह पर चुपके चुपके जाना। हम चुपके से घुसे मैंशन के एक खाली से कमरे में और सेटल हो गए सोने के लिए। तुम अब भी जाग रही हो? ऑफ कोर्स मैं जाग रही हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत एक्साइटेड हूँ माइलो। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे शहर घूमने का, स्कूल जाने का, अपने पेरेंट्स को देखने का। तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है? मेरी मॉम अभी भी यहाँ है। जेन, तुम बाहर नहीं घूम सकती हो। मैं बस देखना चाहती हूँ। तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स की क्या हालत होगी अगर उन्होंने तुम्हें इस रूप में पहचान लिया, या फिर तुम अपने आप से मिली तो? हम नहीं जानते अतीत वाली जेन भविष्य वाली जेन को देखेगी तो क्या कहेगी, और इससे आज वाली जेन पर क्या असर पड़ेगा। हमें छुप के रहना है, अपना काम करना है और घर जाना है। समझ गई? हाँ समझ गई। ऑफ कोर्स मैं छुप के नहीं रहने वाली थी। मैं सावधान रहूंगी, पर कितनों को मौका मिलता है अपने अतीत में वापस जाने का। तो अगली सुबह मैं जल्दी उठी, माइलो को उसके रूम में लॉक कर दिया ताकि मेरा पीछा न करे, और घर से बाहर निकल गई। मेरे पेरेंट्स तब तक काम पर निकल गए होंगे तो उनसे बाद में मिलूंगी। इसका मतलब मैं उस जगह जाऊंगी जो मेरी टीनेज जिंदगी में सबसे ज्यादा खास थी, मेरा हाई स्कूल। मैं अंदर गई तो किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ। ऐसा लग रहा था मैं मीन गर्ल्स के सेट पर आ चुकी हूँ। नीचे लटकने वाली जीन्स, क्रॉप टॉप्स, बटरफ्लाई वाली क्लिप्स और टैटू चोकर्स और सीक्वेंस वाली हर चीज देख के लग रहा था फैशन का मर्डर हो रहा है यहाँ पर। बाहर में मेन कोर्टयार्ड में गई तो मेरी दिल की धड़कन रुक गई। बेंच पर बैठा दिखा मुझे छोटा माइलो, क्वांटम फिजिक्स की किताब पढ़ते हुए। चश्मिश पढ़ाकू था लेकिन मुझे बड़ा क्यूट लगता था वो, और उसकी खुद की फैन फॉलोइंग भी थी। हे माइलो, क्या मेरे मैथ असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर दोगे? कर सकता हूँ पर नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, मैथ्स की किसे परवाह है। मैं तो पूछने आई थी मेरे साथ स्प्रिंग डांस में चलोगे? स्प्रिंग आ गई क्या? पता ही नहीं चला। तो हाँ कह रहे हो या ना? हाँ या ना? किस लिए? डांस के लिए माइलो। ओह हाँ वो नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? मेरे लिए हाँ, देखा जाए तो फीमेल स्पीशीज में तुम एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा ऊपर हो। कम ऑन, जेनिफर की आस छोड़ो, मुझे हाँ कहो। आस लगाना क्या होता है तुम जानती भी हो? स्पेलिंग भी आती है उसकी?
साइंस वाइंस की बात भले ही ना समझूं, दिल की बातें मैं समझती हूँ। वो गोल्डन बॉय के साथ है तो तुम मूव ऑन करो, मेरे साथ। मुझे बस एक ही चीज चाहिए और वो है शांति। तो ठीक है, दो अपना मैथ असाइनमेंट। जीज, तुम्हें क्या कम अकल वाले भेड़ियों ने मिलकर पाला है? सारे के सारे सवाल गलत हैं। मैं लंच ब्रेक में सॉल्व कर दूंगा, तुम मुझे अकेला छोड़ो, ठीक है? उसे जवाब दिए बिना जब माइलो जाने लगा तो उसकी शक्ल पे मुझे थोड़ी सी चिंता दिखी। कभी कभी मुझे लगता था कि माइलो और मेरे बीच एक स्पार्क है, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, तो मुझे लगा शायद दोस्ती से आगे वो कुछ नहीं चाहता। उसके बाद मैं गई फुटबॉल के मैदान में। मैं जानती थी मुझे वहाँ क्या देखने मिलेगा। एलेक्स जो अपनी क्लासेस छोड़कर फुटबॉल खेलने आता है। जब मैं पास गई तो मेरी सांसें थम गई देख के कि वो कितना अच्छा, कितने जोश में खेल रहा था। लेकिन फिर दिल बैठ गया क्योंकि मैं जानती थी इसका अंत कैसे होगा। ए मैडम, कौन हो तुम और उस लड़के को घूर क्यों रही हो? हे, अपने पति को देखना गुनाह नहीं होता। और पति से मतलब मेरा वो कोच कितने हैंडसम है ना, मैं तो नजर ही नहीं हटा पा रही। कोच जैक्सन तुम्हारे हस्बैंड है? मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं। होने वाले पति हैं। मतलब अगर मुझसे मंगनी कर ले तो ओके, मुझे सुसु आई है, बाद में आती हूँ। मुझे याद था बाथरूम कहाँ है, तो मैं उस तरफ भागना शुरू हो गई। कहीं जानेटर मेरा इंतजार ना कर रहा हो, इसलिए थोड़ी देर मैं छुपी रही। पर जब मैं हॉलवे में चल रही थी तो मैंने देखा एलेक्स आ रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका के साथ। ओह गॉड, कहीं ये दोनों मुझे देख ना ले। जो पहला दरवाजा दिखा उसके अंदर घुस गई और पता चला वो तो लड़कों का लॉकर रूम था। मुझे किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो मैं पास के लॉकर में घुस गई। कुछ ही देर में एलेक्स और बियांका वहाँ आए और फिर वो दोनों किस करने लगे। ये क्या बकवास है? हाँ, हाई स्कूल में एलेक्स मेरे ऊपर चीट कर रहा था। बियांका, हम ये ऑन नहीं कर सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करता हूँ। तो मेरा भी बॉयफ्रेंड है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साइड में हम फन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब साथ थे तो लड़ाई करते थे, लेकिन हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। चुड़ैल कहीं की। नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखो, ये बहुत स्ट्रेसफुल है, इससे मुझे अल्सर हो रहा है और मुझे अपने गेम पर फोकस करना है। बड़ी चैंपियनशिप के पहले हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर कहते हो तो, पर एक आखिरी किस दो ना। एलेक्स, तुम अंदर हो क्या? मैं आ जाऊं? वो मैं थी, वो मेरी आवाज थी दरवाजे के बाहर। ओह माय गॉड, ये जेन है। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट। एक मिनट में क्या हो जाएगा? मुझे जादू से यहाँ से गायब कर दोगे क्या? और अचानक बिना किसी वार्निंग के एलेक्स ने बियांका को उसी लॉकर में घुसा दिया जिसमें मैं छुपी थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुपा के सांस रोक के बैठी थी मैं। अंदर आ जाओ जेन। अपने आप को इतना जवान और सुंदर देख के मेरा रोने का मन कर गया। मैं तो बहुत सुंदर थी। हे बेब, तुमको क्लास में मिस किया मैंने। ऐसा चला तो केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं एक अमीर और फेमस फुटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा। और फिर उसने मुझे खींचकर किस किया। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे उन्हीं होठों से किस करने की जिनसे इसने चुड़ैल बियांका को किस किया था, जिसका गला घोटना चाहती थी मैं। मैं बस पूछना चाह रही थी कि क्या स्कूल के बाद तुम मेरे और माइलो के साथ एक म्यूजियम एग्जिबिट में चलोगे? उसके डैड पासेस लाए हैं। इससे अच्छा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। सीरियसली, ये उस साइंटिस्ट के बारे में है जिसने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर काम किया है। तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो ना? ऑफ कोर्स मैं सुन रहा हूँ। तुमने कहा ब्ला ब्ला, कुछ तो ब्ला ब्ला। तुम इस माइलो की दोस्त क्यों हो, मैं तो कभी समझ नहीं पाऊंगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बहुत कूल है। भोंदू है वो और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैं गधा हूँ। तुम लोग मजे करो बेब, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से गए और मैं देख सकती थी बियांका मुस्कुरा रही है। हाँ, वो फ्रेंड मैं हूँ जिसके साथ वो मेक आउट करेगा। स्टूपिड जेन। चुड़ैल कहीं की। बियांका लॉकर से ऐसे कूदी जैसे उसे बिजली का झटका लगाओ और मुझे शॉक से देखा। लगभग निकलने ही वाली थी यहाँ से मैं चुपके से। यार, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। तुम कौन हो और अपने से आधी उम्र के लड़कों को लॉकर के अंदर छुप के ताड़ रही हो? क्या? नहीं, मैं समझा सकती हूँ। समझाओ। ओके, हाँ, तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन है और ये बहुत अच्छा वाला भी है। और अचानक बियांका गला फाड़ के चिल्लाने लगी। मैंने उसे धक्का देकर वापस लॉकर में बंद किया और वहाँ से भागी। पर 17 साल के बच्चों से ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। कोई पकड़ो उस औरत को, वो लड़कों के लॉकर रूम में छुपी थी और उसने मुझ पर हमला किया। और देखते ही देखते आधा स्कूल मेरा पीछा करने लगा और मैं भाग रही थी गेट की तरफ। इनसे ज्यादा तेज नहीं भाग पाऊंगी मैं, और अगर मैं पहचानी गई तब तो गई काम से। माइलो मार डालेगा मुझे। और फिर अचानक मैंने उसे तेजी से आते देखा एक पुरानी सी साइकिल पर। बैठ जाओ जल्दी। माइलो तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर लोग अब भी हमारा पीछा कर रहे थे। क्या थोड़ी और तेज चला सकते हो? कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम थोड़ी, मतलब मैं प्रोफेशनली साइकिल नहीं चलाता हूँ ना। मैं थोड़ी सी क्या माइलो?
वेल, पहले से थोड़ी भारी हो गई हो। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? नहीं, मैंने कहा पहले से भारी, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब मेरा ध्यान भटकाना बंद करो। माइलो ने गली की तरफ मोड़ा। उसके बाद हमने बाइक वहीं छोड़ी, बहुत सारी पतली गलियों से गुजरे, मेन रोड क्रॉस करी और फाइनली एक पार्क में पहुंचे जहां पेड़ के पास हम दोनों थक के बैठ गए। क्या तुम आखिर सोच क्या रही थी? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी पर खुद को रोक नहीं पाई। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मत कहो मुझे। माइलो, ये इतना कूल था। मैंने तुम्हें और अपने यंगर सेल्फ को देखा और मैं तो बड़ी हॉट थी यार। मुझे याद नहीं था मैं इतनी हॉट थी। तुम्हें याद था क्या? बिल्कुल नहीं। और हाँ, मुझे एलेक्स भी दिखा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बियांका को किस करते हुए। यकीन होता है तुम्हें इस पर? माइलो मुझे बस चुपचाप देखता रहा। तुम्हें हैरानी क्यों नहीं हो रही? रुको, क्या तुम जानते थे इसके बारे में? कुछ अफवाहें सुनी थी। और तुमने मुझे बताया नहीं? आओ, मुझे नहीं पता था कि वो सच है कि नहीं। ओके, और वैसे भी उस समय तुम मेरी सुनती कहाँ थी? बताया था मैंने कि वो एक नंबर का गधा है, जड़ बुद्धि, बेअकल, बेवकूफ। पर कभी सुनी तुमने मेरी? नहीं। तुम्हें तो हर कोई बेवकूफ लगता था। तुम मुझे सीरियसली कभी नहीं लेती, चाहे मैं कुछ भी कहता। जन, अंधी हो चुकी थी तुम उसके प्यार में। वो परफेक्ट था। परफेक्ट नहीं था तो क्या हमारा पूरा रिश्ता बस एक झूठ पे बना था और एलेक्स मुझसे प्यार करता ही नहीं था? एलेक्स की साइड लेना बुरा लगता है पर ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुमसे काफी प्यार करता था, अपने तरीके से। शायद, पर अगर मुझे पता होता तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग ही होती। अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। अब सुनो, अब हमें अंदर ही रहना होगा क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हमें ढूंढ रहे हैं। बस एक छोटा सा फेवर कर दो। नहीं। बात तो सुनो। नहीं। माइलो, मैं एक बार अपने पेरेंट्स को देखना चाहती हूँ कि मॉम बिना कुछ कही हमें छोड़ के चली गई। आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद एक्चुअली। 18 साल से मैं उनसे मिली नहीं हूँ। मैं किसी से बात नहीं करूँगी और डिनर के दौरान बस खिड़की से देखूंगी। रात का समय है तो कोई नहीं देखेगा हमें। ठीक है, पर सिर्फ एक बार झांकना खिड़की से और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो उस रात जब हम मेरे घर पर पहुँचे तो ऐसा लग रहा था मेरा दिल खुशी से फूट पड़ेगा। मॉम खड़ी थी, हमेशा की तरह प्यारी सी, और डैड मुस्कुरा रहे थे। आज से तो बहुत ही अलग इंसान लग रहे थे। माइलो हमारे साथ डिनर करने आया था और हम एकदम परफेक्ट थे। तुम लोगों ने हमेशा मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा ही समझा। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अभी समझ नहीं आता वो हमें छोड़ क्यों गई बिना कुछ कहे। डैड का दिल टूट गया था। वेल, टूटा तो मेरा भी था। माइलो ने अपना हाथ मेरे हाथों में रखा। कुछ देर हमने उन्हें देखा और फिर चले गए। क्यों ना अपनी फेवरेट जगह से पिज्जा लेकर आज हम दोनों बात करें? बहुत समय हो गया हम दोनों को मिले हुए। ये सही प्लान है। जियानी का पिज्जा बड़ा मिस किया है मैंने। सबसे बेस्ट होता है। ये दुनिया का सबसे घटिया पिज्जा है। मैरिनेरा सॉस भीगे हुए मोजे जैसी क्यों लगती है? ये पेपरोनी तो एकदम रबड़ जैसी है। हमने ये पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? पता नहीं यार, इसको तो खा ही नहीं सकती और भूख से मरी जा रही हूँ मैं। तुम्हारे किचन में चलें प्लीज? तुम्हारे डैड करोड़पति हैं। तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ अंडे ही क्यों रखे हैं? क्योंकि वो कभी घर पर नहीं होते और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो कुछ अंडे उबाल सकती हो। मैं क्यों उबालूं? ये तुम्हारा घर है या ये सिर्फ मेरा काम है क्योंकि मैं एक औरत हूँ? मुझे नहीं पता था हम 1950s में आ गए हैं। जीज, ये फेमिनिस्ट इशू नहीं है। मैं उबाल देता हूँ। तुम्हें पता भी है अंडे कैसे उबालते हैं? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ऑफ कोर्स मुझे पता है। स्टोव दूसरी तरफ घुमा के जलता है। जीनियस। गॉड, लड़के किसी काम के नहीं होते हैं। इधर दो मुझे, मैं करती हूँ। अंडा उबालना जानता हूँ मैं। हटो। तुमसे बहस करने की मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं। ओके, हटो, मुझे करने दो। हम दोनों बर्तन को खींच रहे थे कि अचानक वो उड़ा हवा में और नीचे गिरा धम से आवाज करके। माइलो तुरंत मुझे पैंट्री में खींच के ले गया और हम दोनों सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कोई नौकर जरूर भागता हुआ आएगा। मुझे लगता है किसी ने नहीं सुना। हम बाहर जा सकते हैं। कुछ देर और इंतजार करते हैं। पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकते। मुझे एहसास हुआ कि माइलो मेरे कितने करीब था और ऐसा लग रहा था वो भी मुझे ध्यान से देख रहा हो। हाई स्कूल से अब तक तुम ज्यादा नहीं बदली हो। झूठे। आज सुबह ही तो कह रहे थे कि मैं पहले से भारी हो गई हूँ। मेरा मतलब था तुम बच्चों जैसी हल्की नहीं रही और तुम अच्छी लग रही हो। पक्का तुम पे लड़के मरते होंगे। अरे नहीं, मेरे शहर में तो लोग मुझे 3 बच्चों की पागल माँ के नाम से जानते होंगे। कुछ दिनों पहले ही एक बेकर पे अटैक करके मैंने एक वेडिंग केक गिरा दिया एक बेकरी में। क्या? काश मैं वहाँ पर होता देखने के लिए। मुझे अपनी वो क्रेजी गुस्से वाली साइड नहीं पसंद है। और हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो भी तो ये देखकर पहले ही भाग जाएगा। पसंद तो कोई नहीं करेगा मुझे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अचानक
माइलो मेरे और करीब आया और मेरे बालों की एक लट कान के पीछे की। मैं भी उसे अपनी बाहों में लेने लगी थी। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं आगे बढ़ी ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और हम हैरान होकर देखते रहे क्योंकि सामने था यंग माइलो जो हमें भी घूर रहा था। हिलना मत, सांस मत लेना। वो सीधा हमारी तरफ देख रहा है। मुझे लग रहा है वो नींद में चल रहा है। मैं ऐसा करता था। मैं नींद में नहीं चल रहा। क्या तुम? मैं हूं भविष्य से? नहीं। और वो बड़ी जेन है। ये बस एक सपना है माइलो, तुम इससे जल्दी उठ जाओगे। ये तो बुरा हुआ। 1 मिनट के लिए मैं एक्साइटेड हो गया कि तुम भविष्य से आए हो और टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है और कि जेन और मैं एक कपल बन गए। नहीं, और नहीं बने। ओके ठीक है, फिर मुझे वो कुकीज दोगे? थैंक्स। और फिर यंग माइलो बस चला गया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तुम्हें ये रात जरा भी याद है कि एक दिन किचन में तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से मिले थे? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं सालों से, पर हाँ मुझे अब ऐसा याद आ रहा है कि एक बार मुझे ऐसा सपना आया था कि मैं खुद के फ्यूचर से मिला था। मुझे लगा था कि वो बस एक सपना ही है। ये तो बहुत कूल है। और हाँ, ये समझाओ मुझे, तुम 17 साल के थे तो चाहते थे कि हम दोनों डेट करें? माइलो का चेहरा लाल हो गया। मुझे लगा तुम जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर जानबूझकर इसे इग्नोर करती थी। तो मैंने सोचा तुम सिर्फ दोस्त ही रहना चाहती हो मेरी। मुझे कभी कभी शक होता था, पर तुमने कभी कुछ कहा या करा नहीं। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। हर रोज तो मिलते थे हम एक दूसरे से। पहले तुम्हें किसी और पे क्रश था और फिर किसी और पे हुआ और फिर एलेक्स पे। एलेक्स मेरा पहला सीरियस रिलेशनशिप था, बाकी सब तो सिर्फ क्रशेस थे माइलो। मैंने 1-2 बार झूठ भी बोला था ताकि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आ जाए। रुको, 1 मिनट रुको। इसका मतलब कि तुम भी मुझे पसंद करती थी? शायद। ओके हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि हम दोस्त से ज्यादा हो सकते हैं, पर तुम तो कुछ जताते ही नहीं थे, अपने आप में खोए रहते थे। मैं नहीं जानती थी तुम क्या चाहते हो। तो इसमें मेरी गलती है? लगता तो है। और हाँ, क्या इस वजह से तुम मेरी शादी से चले गए थे? अपने टाइम ट्रैवल के प्रोजेक्ट में मैं सच में काफी आगे बढ़ रहा था। मैं उसमें बहुत बिजी था, नहीं चाहता था कि कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। पर हाँ, मुझे लगा कि उस गधे के लिए तुम्हें शादी के जोड़े में देखना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर उस वक्त तुम कुछ कह देते तो शायद चीजें अलग होती। एलेक्स के साथ सब कुछ परफेक्ट नहीं था, चाहे कितना भी परफेक्ट दिखता हो, पर शायद किस्मत में यही लिखा था। जानते हो क्या, मैं थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। अगली सुबह हमने फैसला किया कि हम सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे जो करने आए थे। साइंटिस्ट का वैक्सीन एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले लैब में जाकर उस चीज को हटा नहीं सकते क्या, ताकि मैं उससे टकराऊं ही ना? उस जगह पर हमेशा कड़ा पहरा रहता है। हमारे पास बस एक ही मौका है, वही जिसका पता हमने सालों पहले लगाया था। आधे घंटे का गैप होता है रात को जब गार्ड्स बदलते हैं, और उसी समय पास्ट के हम दोनों भी अंदर जाएंगे और हमें उनसे छुपके रहना है। एग्जैक्टली। हम बस सावधानी से उनका पीछा कर सकते हैं और जिस वक्त एक्सीडेंट हो हमें बस उसी वक्त एक्सीडेंट होने से बचाना है। जब तुम टेबल से टकराती हो तो 3 सेकंड का गैप है, जिसके बीच एक शीशी से निकलकर दवाई दूसरी शीशी में जाती है। हमें पहले ही टेबल के पीछे छुप कर बैठना होगा ताकि इसे रोक सके। मैंने कई बार ट्राई किया है, पर मैं इतना तेज नहीं हूँ। जब 3 बच्चे होते ना तो सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स हो जाते हैं। बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। बहुत अजीब लग रहा था जब हम वेयरहाउस के पास एक झाड़ी में छुपे थे और हमने यंग जेन और माइलो को जाते देखा। 5 मिनट हमने इंतजार किया, फिर उसी खिड़की से अंदर गए जिससे वो गए थे। माइलो, मैं अटक गई हूँ, खिड़की थोड़ी सी ऊपर करो ना। ये खिड़की हिल नहीं रही है। तुम अटक कैसे गई? मैं तो इसी से अंदर आया हूँ। तो शायद मैं तुमसे मोटी हूँ, ठीक है? तुम कुछ करो ना। माइलो ने मेरे हाथ जोर से खींचे। फाइनली मैं खिड़की से निकली और सीधा उसके ऊपर गिर पड़ी। सांस रोककर कुछ देर बैठे रहे कि कहीं किसी ने हमें सुन ना लिया हो। फिर धीरे धीरे लैब की तरफ हम जाने लगे। यंग, माइलो और जेन के पीछे पीछे हम चुपके गए। फिर घुटनों के बल बैठे और धीरे धीरे काउंटर के पीछे गए। इस जगह पर आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं, पर आधी चीजों पर बायोहैजर्ड का साइन लगा हुआ है। मुझे सच में लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहा था ना मैंने। शट अप। ये 10 सेकंड में होने वाला है। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम एक सेकंड गिनने लगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जैसे ही हमें यंग जेन की गिरने की आवाज आई, मैं काउंटर पर चढ़ी और वो बीकर रास्ते से हटा दिया। उस लिक्विड के उसके अंदर गिरने से ठीक पहले अचानक हवा में अजीब सी लहर महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत बड़ा बदल गया हो।
हे, क्या तुम ठीक हो? देखो, इससे पहले कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब वो दोनों वहाँ से गए तो माइलो और मैं धीरे धीरे उठे। बीकर को पकड़े हुए मेरे हाथ अब भी जोर से कांप रहे थे। मैंने कर दिखाया। ओह माय गॉड जेन, हमने भविष्य में होने वाली एक बड़ी तबाही को रोक लिया। अब कुछ और गड़बड़ हो उससे पहले यहाँ से निकलते हैं। हम जिस रास्ते से आए थे वहीं वापस भागे, खिड़की से निकले और यंग जेन और माइलो को जाते हुए देखा। हमने सोचा थोड़ी देर रुककर उन्हें आगे जाने देते हैं, पर कुछ ही सेकंड के बाद बहुत सारी काली गाड़ियां तेजी से आकर वेयरहाउस के सामने रुकी। माइलो और मैं तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गए और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी धड़कन रुक गई। जब कार के दरवाजे खुले, बहुत सारे लोग सफेद कोट और काले सूट पहने बाहर निकले और उनमें से एक थी मेरी मॉम। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी चीख निकलने लगी और माइलो ने जल्दी से अपना हाथ मेरे मुंह पे रखा। मॉम ने आसपास देखा और एक सेकंड के लिए मुझे लगा वो सीधा हमें देख रही हैं। किसी और ने सुना क्या? वो नहीं, क्या सुना आपने मैम? अजीब सी आवाज थी, शायद कोई जानवर होगा। वो बिल्डिंग के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ी। आसपास तलाशी लो और देखो कि कहीं यहाँ कोई और तो नहीं आया, और कोई मिले तो जानते हो क्या करना है। जब लोग तलाशी करने के लिए निकले तो माइलो मुझे चुपके से फेंस की तरफ खींच के ले गया। एक छोटा सा रास्ता खोल के उसने हमें वहाँ से निकाला और हम तेजी से वहाँ से भागे। माइलो रुको, मैं सांस नहीं ले पा रही। मेरी मॉम, क्या किसी तरह से वो इस वायरस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है? क्या तुम जानते थे इसके बारे में? कसम से मैं नहीं जानता था। मैं पहले जितनी बार भी इस लैब में आया हूँ, इन गाड़ियों के आने से पहले मैं निकल चुका था। मैंने भी उन्हें यहाँ पहली बार देखा है। ये बकवास है। मेरी मॉम को शहर में सब जानते थे सबसे अच्छी एप्पल पाई बनाने के लिए, इसलिए फेमस थी वो। तो फिर वो अजीब सी डरावनी औरत मेरी मॉम कैसे हो सकती हैं? एक हथियार बनाने का हिस्सा वो कैसे हो सकती हैं? आई एम सो सॉरी जेन। माइलो ने मुझे कस के पकड़ा और मैं उससे लिपट कर रोई। मैं घर जाना चाहती हूँ अपने प्रेजेंट में। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, मुझे बस अपने घर से अपना ब्रीफकेस लेना है, फिर हम जाएंगे। माइलो के घर पर पहुंच के भी मैं शॉक में ही थी। मुझे गार्डन में वेट करने के लिए कहकर वो ब्रीफकेस लाने गया, पर कुछ ही देर में मुझे यंग जेन और माइलो घर से बाहर निकलते दिखे और मैं तुरंत छुप गई। मैंने उन्हें ड्राइववे पर जाते हुए देखा, पर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जेनिफर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने कभी मुझे जेनिफर नहीं कहा। कुछ सीरियस बात है क्या? ये है नहीं भी, मतलब है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भी हो, मैं ठीक रहूंगा। मतलब मैं कूल हूँ, समझ रही हो ना? तुम्हें स्ट्रोक आ रहा है क्या? नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ओके? और मुझे आज ही कहना होगा, वरना हिम्मत हार जाऊंगा और नहीं कह पाऊंगा। मुझे याद नहीं था कि माइलो के साथ कभी ऐसी बात भी हुई हो मेरी। और अचानक मुझे फिर से हवा में वैसी ही लहर महसूस हुई जैसे लैब में हुई थी, और लगा कि कुछ बदल रहा है। तुम जानते हो, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। हाँ, ऑफ कोर्स। वेल, बात वही है एक्चुअली। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? 4 साल हो गए हैं ना। तो इन 4 सालों में बात यह है जेनिफर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं... ये क्या बकवास है? मुझे लगता है मैं... और अचानक मैं जोर जोर से कौवे की तरह चिल्लाने लगी। ओह गॉड, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है किसी चिड़िया का कोई गला दबा रहा है। ये चिड़िया इस प्लैनेट की तो नहीं लगती है। मिस जेनिफर को घर छोड़ने के लिए कार तैयार है सर। मुझे जाना होगा, देर हो गई है। बता देना अगर तुम्हें वो बेचारी चिड़िया मिल जाए तो। यंग जेन कार में चली गई और यंग माइलो उसे जाते हुए देखता रहा, फिर निराश होकर अपने घर चला गया। मैं अब भी शॉक में ही थी कि मैंने अपने पीछे माइलो को आते सुना। हे, अब हम जा सकते हैं। मैं मुड़ी और उसके ऊपर कूद पड़ी। क्या किया तुमने? क्या? मुझ पर हमला क्यों कर रही हो तुम? क्या किया तुमने? आओ, छोड़ो मुझे, मेरे बाल खींचना बंद करो। अरे हो क्या गया है तुमको? तुमने कुछ किया है माइलो, मैं जानती हूँ। तुमने मुझसे कभी नहीं कहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैंने अभी क्यों देखा कि यंग माइलो यही कहने की कोशिश कर रहा था यंग जेन से। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था वो यहाँ कहेगा और तुम सुन लोगी। क्या किया तुमने, बताओ। ठीक है। तुम्हें याद है तुम कल रात मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैंने तुमसे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करी, और ये कि तुम्हारी जिंदगी बोरिंग है और तुम चाहती हो कि चीजें अलग होती। तो कल रात जब तुम सोने चली गई, मैं माइलो के कमरे में गया। उस वक्त चीजें याद रखने के लिए मैं नोट लिखता था, तो मैंने एक नोट लिख छोड़ा कि मुझे आज ही तुमसे अपने दिल की बात कहनी होगी। अतीत के माइलो को बस थोड़ा हौसला दिया मैंने, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुमने एक बहुत बड़ी चीज बदलने की कोशिश करी माइलो।
टाइम ट्रैवल के रूल्स और ये भाषण की कुछ नहीं बदलना चाहिए, उसके बाद भी तुमने कोशिश करी हम दोनों की किस्मत बदलने की। मुझे लगा तुम यही चाहती थी। मैं ये अभी नहीं चाहती हूँ, तुम्हें ये सब पास्ट में कहना चाहिए था। तो मैं एग्जैक्टली वही तो कर रहा था। तुम औरतें इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती हो? नहीं, अगर ये बात अतीत वाला माइलो अतीत वाली जेन से अभी कहता और उसके बाद अगर मैं एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती तो मेरी बाकी की टाइमलाइन हमेशा के लिए बदल जाती, और उसके बाद जब मैं अपने प्रेजेंट में लौटती तो वो सेम प्रेजेंट होता भी नहीं। क्या वो इतना बुरा होता? हमने जो मौका खो दिया था उसे वापस पा सकते थे। और तुम्हारी जिंदगी एलेक्स के साथ कौन सी बड़ी अच्छी थी? एलेक्स के साथ मेरे बच्चे हैं और मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है वो। अगर एलेक्स और मेरी कभी शादी नहीं होती तो मेरे बच्चे भी कभी नहीं होते। तुमने उनका अस्तित्व लगभग मिटा दिया था। ओके, सुनो, हाँ ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन अगर ये टाइमलाइन बदल जाती तो तुम्हें अपने बच्चों की कोई याद ही नहीं होती, तुम्हें उनके होने का पता ही नहीं होता और सब कुछ अलग होता। और इसी ख्याल से मेरा मन भी नहीं करता है कि मैं जीऊं। इस पल में मैं जानती हूँ कि वो हैं और वो ही मेरा सब कुछ है, और मैं इसी जिंदगी को बार बार 1000 बार चुनूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी जिंदगी में है। और तुमने लगभग ये सब तबाह कर दिया था और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। घर ले चलो मुझे अभी। जेन, आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। बात मत करो मुझसे, तुम्हें देख भी नहीं सकती मैं। जब हम प्रेजेंट में वापस आए तो माइलो ने बस कहा आई एम सॉरी, और ये कहकर वो चला गया। मेरे दिल में अब भी गुस्सा भरा था, जानती थी कि मैं उससे शायद अब कभी नहीं मिलूंगी। जब अपने बच्चों से मिली तो उन्हें कस के गले लगाया। अगले कुछ दिनों में हम सब ने न्यूज में देखा कि ज़ीनोवायरस वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, पर सरकार ने सबको भरोसा दिलाया कि इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है और शायद अगले हफ्ते ही मिल जाएगी। मैंने ये जानकर चैन की सांस ली कि अब हम सब सुरक्षित हैं। कुछ दिनों के बाद मैं अपने डैड से मिलने के लिए गई। पिछले कुछ सालों में वो अकेले से पड़ गए थे और मैं उनसे नाराज थी क्योंकि मुझे लगता था वो मॉम के बारे में सच जानते हैं पर मुझे बताते नहीं। डैड, ये मत पूछना कैसे, पर मैं जानती हूँ कि मॉम एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जो ज़ीनोवायरस वायरस बना रहा था। मुझे कुछ जवाब चाहिए, तो अगर आप इसके बारे में जानते हो तो प्लीज बताओ मुझे। और आखिरकार उन्होंने बताया। मुझे पता था तुम्हारी माँ सरकार के लिए काम करती हैं, पर उनका काम हमेशा कॉन्फिडेंशियल था। जिस रात वो हमें छोड़कर गईं, उन्होंने बताया कि वो वायरस बनाने वाले किसी इलीगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और उससे जुड़े सभी लोगों को क्रिमिनल माना गया था। तो खुद को बचाने के लिए उन्हें तुरंत देश छोड़कर भागना पड़ा। मैं बस तुम्हें बचाना चाह रहा था बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम उन्हें मॉन्स्टर समझो। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे दुख है कि आपने ये सब अकेले ही सहा। काश आप मुझे सच बता देते। हाँ, मुझे बता देना चाहिए था, शायद फिर हमें ये दूरियां नहीं बढ़ती। अभी देर नहीं हुई है डैड। मॉम के बारे में सच जानना थोड़ा मुश्किल तो लग रहा था, पर फाइनली मुझे राहत मिली और इससे डैड और मैं फिर से करीब हो गए। और अब एलेक्स को तलाक देने से मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वेल, लगभग। जानते हो एलेक्स, मुझे वाकई दुख है कि तुम्हें फुटबॉल खेलने के सपने को पूरा करने का मौका नहीं मिल पाया। वाओ, थैंक यू। हाँ, ये काफी मुश्किल। आओ, मुझे मारा क्यों तुमने? ये मुझ पर चीट करने के लिए। मना मत करना, मैं जानती हूँ सब। क्या? कब? सोचो, अच्छे से सोचो एलेक्स, याद आ जाएगा। अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। अपना अतीत देखकर मुझे याद आया कि कभी मेरे भी कुछ सपने थे। मैंने फैसला किया पीएचडी प्रोग्राम्स में फिर से जाने का। और हाँ, मुश्किल था 3 बच्चों को संभालते हुए पढ़ाई करना, पर काफी सालों के बाद मुझे इतनी खुशी मिली थी। माइलो पर मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा और मैं उससे बात करना चाहती थी, पर उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। और फिर किस्मत की बात है, एक दिन मैं बस के पीछे भाग रही थी और सीधा उससे टकरा गई। वाकई जोर से टक्कर हुई हमारी। आओ, प्लीज मुझे मारो मत, मुझे पहले ही दुख है। तुम्हारी खोपड़ी लोहे की बनी है क्या? हाँ, तो मेरी टक्कर भी किसी तकिए से नहीं हुई है और तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई। वो तो तुम वैसे भी नहीं पकड़ पाती। कॉफी पे चलकर मेरी बात सुनने का कोई चांस है? ठीक है, पर ये वाला कैफे नहीं, यहाँ से बैन हो चुकी हूँ मैं। देखो, मुझे अपनी बात कह लेने दो, ओके? मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी करी थी। अपनी टाइमलाइन से जरा भी छेड़छाड़ करना बहुत बुरी चीज है और ये मैं जानता हूँ। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि तुम एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती और मेरे साथ आ जाती, और ये कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ भी पाता। शायद मैं टाइम ट्रैवल पर काम करना ही बंद कर देता और फिर हम वापस जाकर कभी वैक्सीन ठीक नहीं कर पाते। मैं तो जानता भी नहीं ऐसा करने का नतीजा क्या होता।
मैं बस ये जानना चाहता था कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर मुझे खुशी है कि तुमने इसे रोक दिया। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होगा, पर क्या हम मान सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा गधा था और तुम मुझे एक दिन माफ कर पाओ? क्या हो सकता था इस बारे में मैं भी सोचती हूँ, और मेरी बातों से लगा होगा मुझे दूसरी जिंदगी चाहिए, पर मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, हम सबके लिए सबसे अच्छा ही हुआ है। मैं वाकई ये मानना चाहती हूँ, और शायद यही किस्मत थी कि इतने सालों के बाद हम दोनों ऐसे मिले। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें? हाय, मैं हूं माइलो, एक सन की साइंटिस्ट और टाइम ट्रैवलर। दिल की बात कहना नहीं जानता, पर कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मैं हूँ जेन, 3 बच्चों की माँ, साइंस टीचर और PhD स्टूडेंट, और थेरेपी ले रही हूँ एंगर मैनेजमेंट के लिए। कूल। मैं बस एक चीज और जानना चाहता हूँ। वो क्या? अपनी बाकी की जिंदगी में क्या करने वाली हो?